गुड मॉर्निंग। आहार एवं पोषण विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है और आजकल जैसे जैसे आहार के बारे में लोगों के बीच ज्ञान बढ़ता जा रहा है, सभी लोग जानते हैं कि इस विटामिन को पर्याप्त मात्रा में लेना प्रतिदिन कितना आवश्यक है और लोग बहुत जागरूक भी हो गए हैं इसे प्रतिदिन अपने आहार में सम्मिलित करने हेतु। आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विटामिन सी एक रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि स्वाद में खट्टा और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, विटामिन सी को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसको संग्रहित करते हैं तो यह रंगहीन यानी बिना रंग का, बिना किसी गंध वाला एक क्रिस्टलीय पदार्थ हमें प्राप्त होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है और यह प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में यह तुरंत अपनी गुणवत्ता खो देता है और नष्ट हो जाता है। इसकी एक विशेषता यह है कि कई स्तनधारी जंतु ऐसे हैं जो विटामिन सी का निर्माण अपने शरीर में कर पाते हैं ग्लूकोज के द्वारा, लेकिन मानव जो है वह विटामिन सी का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकता है, इसलिए इसे भोजन के द्वारा या आहार के द्वारा प्रतिदिन अपने आहार के द्वारा प्रतिदिन ग्रहण करना आवश्यक है। यह एक बायोलॉजिकल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। हिंदी में इसको कहेंगे जैविक अपचाई कारक, बायोलॉजिकल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यह हमारे शरीर में कार्य करता है। अब यह हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है या इसके कौन कौन से कार्य हैं, यह हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका जैसे कि अभी बताया था, यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और इसी रूप में यह हमारे शरीर में अपचाई अभिक्रियाओं में काम में आता है और यह एक जो एंटीऑक्सीडेंट जो है उसके रूप में भी हमारे शरीर में कार्य करता है। इसके जो फंक्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं। यह हमारे शरीर में कोलेजन के निर्माण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है या कोलेजन का निर्माण विटामिन सी के कारण ही हो पाता है। कोलेजन एक संरचनात्मक प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में संयोजी ऊतकों में, अस्थियों में, उपास्थियों में, दांतों में, त्वचा में और जहां चोट लग जाती है तो वहां आप देखते होंगे कि थोड़े दिनों बाद में एक कड़ी सी परत उसके ऊपर जम जाती है जिसे स्कार कहते हैं, उसके निर्माण के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो बल्कि यह कह सकते हैं कि कोलेजन एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं उनका 1/4 हिस्सा बनाता है, अर्थात हमारे शरीर का मुख्य प्रोटीन जो है वो कोलेजन है। और क्योंकि यह संरचनात्मक प्रोटीन है, यह संयोजी ऊतकों में पाया जाता है, अस्थियों में पाया जाता है, उपास्थि, दांत, त्वचा, ये सब कोलेजन के द्वारा ही निर्मित होते हैं, इसलिए कोलेजन का हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। और कोलेजन का निर्माण जो है उसके लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोलेजन के निर्माण के लिए जिन अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है उन अमीनो अम्लों का निर्माण डिहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा होता है या डिहाइड्रोक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा होता है और इन अभिक्रियाओं के लिए विटामिन सी की
आवश्यकता होती है। इसके बाद में इसका दूसरा फंक्शन है, यह कार्निटिन नामक जो तत्व है उसके निर्माण में काम में आता है। और कार्निटिन जो है वह वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। वसीय अम्ल जो है वो ऊर्जा देने के काम में आते हैं और ऊर्जा प्रोड्यूस करने का जो कार्य होता है, यह आपको पता होगा, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है कि हमारी कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा को हमारा शरीर विभिन्न गतिविधियों के काम में ले लेता है। तो वसीय अम्लों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस अभिक्रिया के लिए कार्निटिन नामक जो यौगिक है उसकी आवश्यकता होती है और इसके निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो विटामिन सी की कमी होने से कार्निटिन नहीं बनेगा और अगर कार्निटिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो ऊर्जा के लिए वसीय अम्लों का उपयोग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके बाद में आता है न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण। यह भी एक विटामिन सी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का मतलब होता है वे पदार्थ जो संवेदनाओं को स्थानांतरित करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और ये कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपको समझ में आ गया होगा न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वे तत्व होते हैं जो कि संवेदनाओं को एक अंग से मस्तिष्क तक या मस्तिष्क से वापस अंगों तक लाने का कार्य करते हैं। और ये काम करते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में गैप होता है। इस गैप एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संवेदनाओं को पहुंचाने का या स्थानांतरित करने का कार्य ये न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, पर विटामिन सी जो है वह डोपामिन नामक जो सब्सटेंस है उससे नॉरएपिनेफ्रिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके निर्माण के लिए आवश्यक है। फिर से बोल रही हूँ, विटामिन सी डोपामिन से डोपामिन को नॉरएपिनेफ्रिन में परिवर्तित करता है। और इसके अलावा जो ट्रिप्टोफैन नामक जो अमीनो अम्ल है यह उसको सीरोटोनिन में परिवर्तित करता है। नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन ये दोनों ही एक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बल्कि इन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो उसके शरीर में इन हार्मोन्स की कमी आ जाती है और जब व्यक्ति खुश होता है तो इन हार्मोन्स की वृद्धि होती है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके निर्माण के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आता है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को एक्टिवेट करना या सक्रिय करना। हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन जो हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव स्टेज में हमारे शरीर में रहते हैं और उनको एक्टिव करने के लिए एक एक्टिवेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। और विटामिन सी ऐसे कई प्रकार के हार्मोन्स हैं जो कि निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप में परिवर्तित किए जाते हैं विटामिन सी के द्वारा। हार्मोन्स का क्या कार्य है? हार्मोन्स हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो हार्मोन्स हमारे शरीर में सुचारू रूप से कार्य करते रहें यह बहुत अधिक आवश्यक है। और जो हार्मोन निष्क्रिय अवस्था में होते हैं उनमें से कई हार्मोन ऐसे हैं जिनको सक्रिय रूप में लाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के स्वरूप कैल्सिटोनिन, गैस्ट्रिन, ऑक्सीटोनिन, थायरोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन या जिन्हें की वृद्धि हार्मोन कहा जाता है कुछ एग्जाम्पल्स हैं
जिनके एक्टिवेशन के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगला फंक्शन आता है, विटामिन सी जो है वह कोशिकीय श्वसन के लिए भी आवश्यक है। यानी कोशिका में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, या यूं कह लें कि जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम में आने वाले कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनको एक्टिवेट होने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, क्योंकि विटामिन सी कई प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन, आपने यह नाम सुना होगा, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तत्व या कुछ ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण हमारे शरीर में होता है जो कि हमें हानिकारक बाहरी पदार्थों से रक्षा करते हैं। इन्हें नाम दिया गया है इम्यूनोग्लोबिन्स। इन इम्यूनोग्लोबिन के निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो WBC होती हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये इनमें से एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका जिसका गुण होता है, ये होती है फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स क्या करती हैं, कोई भी बैक्टीरिया या बाहरी पदार्थ जब हमारे शरीर में घुस जाता है तो ये एक सैनिक की तरह उसके ऊपर अटैक करती हैं और उसको पूरा खा जाती हैं। तो ये जो खाने वाली कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं फैगोसाइट्स। और विटामिन सी इन फैगोसाइट्स के निर्माण में भी या इनकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से विटामिन सी जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसका अगला फंक्शन है, यह आंखों में मोतियाबिंद के विकास से रक्षा करता है। यानी विटामिन सी अगर पर्याप्त मात्रा में अगर कोई व्यक्ति लेता है जीवन भर, तो उसे मोतियाबिंद होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से यह हमारी आंखों में कैटरैक्ट होने से या मोतियाबिंद होने से भी बचाता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल उपापचय में भी काम में आता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है और इसकी ज़रूरत से अधिक मात्रा अगर हो जाती है तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और हमारे पित्ताशय में जो पित्त पाया जाता है या पित्त अम्ल जो पाया जाता है वह कोलेस्ट्रॉल से हमारे शरीर की रक्षा करता है। कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा हमारे शरीर से बाहर निकलनी है, कितनी मात्रा शरीर में रहनी है, ये सब जो है वो उसके नियमन के लिए जो है पित्त लवण या पित्त जो है वह बहुत मदद करता है। और विटामिन सी यह जो पित्त अम्ल है उसके निर्माण में सहायता करता है। तो इनडायरेक्टली विटामिन सी जो है वो पित्त अम्ल बनाता है और पित्त अम्ल जो है वो कोलेस्ट्रॉल उपापचय को नियंत्रित करता है। इसके बाद में आता है आरबीसी की परिपक्वता। आरबीसी जब परिपक्व होती है तो उस कोशिका का जो अधिकतर भाग है वह हीमोग्लोबिन घेर लेता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आरबीसी जब मैच्योर होती है, आरंभ में इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, यह मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। जब आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती है लाल रक्त कणिकाएं तो इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है बल्कि केंद्रक होता है। ये जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है इनमें केंद्रक गायब हो जाता है और पूर्ण मैच्योर होने पर इसमें पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन का अणु पाया जाता है जो इस कोशिका का अधिकांश भाग घेरे रखता है। तो इस प्रकार से आरबीसी की या लाल रक्त कणिकाओं की मैच्योरिटी के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। फिर ये जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है वह भी बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है और वह है कि ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। यह हमारे शरीर में ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी कार्य करता है। कई प्रकार की मेडिसिन्स जो कि हम लेते हैं शरीर में या जो कई विषैले तत्वों का जब हम उपभोग करते हैं तो उसमें
वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और विशेष रूप से जो हमारा लिवर होता है वह इस बात के लिए उत्तरदायी होता है कि वो शरीर के बाहर इन हानिकारक तत्वों को निकाल दे और हमारे शरीर की उनसे रक्षा करे। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। और यह जो डिटॉक्सिफिकेशन है यह कार्य यकृत में सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद में अगला फंक्शन है, यह हमारे शरीर में जनरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। यानी हमारे शरीर में कई ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं, चाहे अनचाहे, चाहे ऐसे कि कई लोग स्मोक करते हैं तो स्मोक के द्वारा हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं। लेकिन पैसिव स्मोकिंग से हम नहीं बच सकते हैं, क्योंकि अगर आसपास में लोग बाग स्मोक कर रहे हैं तो अनचाहे भी वो धुआं हमारे शरीर के अंदर जाता है और फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करता है। इसी तरह से वातावरण में इतना अधिक पॉल्यूशन हो गया है कि हम जो सांस लेते हैं उसके द्वारा भी हानिकारक जो तत्व हैं वे हमारे शरीर में जाते हैं और ये मुक्त मूलक जो हैं ये हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को ऑक्सीकृत कर देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन फ्री रेडिकल के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जो विटामिन सी है वह बहुत मदद करता है। यह खुद ऑक्सीकृत हो जाता है और इन फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देता है और हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करता है। इसके साथ ही विटामिन ई जो है वह भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और जब विटामिन ई निष्क्रिय हो जाता है तो यह उसको वापस सक्रिय करने में, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य कर सके, विटामिन सी मदद करता है। इसके आखिरी फंक्शन के बारे में हम बात कर लें। यह लौह तत्व के हमारे शरीर में अवशोषण, परिवहन और संग्रहण का कार्य करता है। दरअसल हम जो भोजन के द्वारा जो लौह तत्व ग्रहण करते हैं वह फेरस स्टेज में होता है और जबकि फेरिक स्टेज में यह हमारे शरीर में काम में आता है। तो इसको फेरिक स्टेज में बनाए रखने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसी रूप में यह हमारे शरीर में अवशोषित हो सकता है। अगर यह इस रूप में नहीं लाया गया तो फेरस फॉर्म में जो आयरन होता है वह हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होता। इसी तरह से संग्रहण के लिए और हमारे शरीर में या आहार नाल में यह निष्क्रिय रूप में बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए इसके साथ में विटामिन सी संलग्न हो जाता है ताकि यह हमारे शरीर के लिए उपयोगी रह सके। तो इस प्रकार से जितने भी कार्य हैं विटामिन सी के वे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विटामिन सी के आहारीय स्रोतों के बारे में, इसकी आवश्यकता के बारे में और इसकी कमी के प्रभावों के बारे में। नमस्ते।